आपको बताया गया था अपवर्तन के बारे में। पहले शुरुआत में प्रकाश का परावर्तन बताया गया था, फिर अब बताया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन। उसकी इमेज आपको दी जा चुकी है, सब थ्योरी बताई जा चुकी है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको दिए गए हैं इमेज में, उनको आपको लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो रह गए थे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए भी गए हैं, दिए भी गए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि रात्र में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए होता क्या है कि अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का ही उदाहरण है कि रात में हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब जो है प्रकाश की किरण, देखिए होता क्या है कि तारों में निरंतर प्रकाश नहीं होता। कारण है कि हमारी आँखों तक होता क्या है कि अपवर्तन के कारण उसका जो है जब गर्म और ठंडी वायु के कारण, जो गर्म है यानी विरल है या ठंडी है जो सघन है, सघन और विरल माध्यम के कारण जो है जो वायुमंडल में है वो उसके कारण क्या है, पृथ्वी के जो वायुमंडल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण निरंतर परावर्तन होने से वो प्रकाश किरणें जो होती हैं तारों की वो कंटिन्यू हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे कि बादलों वायु के कण होते हैं, विभिन्न प्रकार के धूल के कण, वायु कण जो बादल होते हैं, तो देखा होगा चंद्रमा एक बड़े आकार का होता है, उसी तरह तारे छोटे होते हैं। जब उसमें वायु के कण गुजरते हैं तो कहीं कहीं पर विरल रह जाते हैं और कहीं कहीं पर सघन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे आँखों तक प्रकाश निरंतर नहीं पहुँच पाता। जब निरंतर नहीं पहुँच पाता तो हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते। इसी प्रकार जैसे आपने देखा चंद्रमा है, चंद्रमा पे जब बादल आता है तो उतना प्रकाश गायब हो जाता है, लेकिन वो बड़े रूप में होता है और तारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण रात्र में तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, अपवर्तन पूर्ण, उनका जो है वायुमंडल में जो प्रकाश किरणें होती हैं लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। और परावर्तन के कारण वो जो है निरंतर क्या होती है कि प्रकाश किरणें जो है सघन से विरल, विरल से सघन होती रहती हैं, जिसके कारण प्रकाश हमारी आँखों तक निरंतर नहीं पहुँच पाता है। फिर दूसरा कारण है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, और जो ग्रह होते हैं ये प्रकाश के बृहद रूप होते हैं, जिसके कारण इनमें अपवर्तन समझ में नहीं आता। क्योंकि जो है जो ग्रह होते हैं इनमें जब कोई प्रकाश किरण, क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, बृहद स्रोत होते हैं, जिसके कारण उसमें पूर्ण जो औसत परिवर्तन होता है वो ना के बराबर होता है, जिसके कारण प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते नहीं दिखाई देते, जबकि हमें तारे रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपवर्तन के कारण है। ठीक है, और उसमें लगातार परिवर्तन होने से वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक निरंतर नहीं पहुंच पाती हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हीरे का जो अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 तथा हीरे में प्रकाश की चाल 2.42, यानी दोनों में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे का, निर्वात में जो प्रकाश का अपवर्तनांक है, प्रकाश की जो चाल है, और हीरे में जो प्रकाश की चाल है 2.42 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, 2.42 है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल या निर्वात में जो प्रकाश का अपवर्तनांक है वो कितना है, 2.42 है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है, मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में मरीचिका को स्पष्ट कीजिए। मरीचिका मतलब होता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना। जैसे कि जब रेगिस्तान वगैरह में हम लोग जाते हैं तो यात्रियां जो बस में बैठे होते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे पेड़ लगा हुआ है रेगिस्तान में, लेकिन उनको एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि वो पेड़ आपको उल्टा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे जल है, मतलब जो रेत है वो जल के रूप में एक, जैसे मतलब जो है जल का तालाब है, जिसमें वो जो पेड़ खड़ा हुआ है वो उल्टा दिखाई देता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी गर्म और ठंडी वायु के कारण जब रेगिस्तान की वायु गर्म होती है तो यह तो अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश किरण जो है विरल से सघन में आती है, गर्म से ठंडी में, ठंडी से गर्म में। तो जब विरल से ठंडी उसमें आती है, सघन में आती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब जो है वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जिसके कारण एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो भी क्या है, अपवर्तन ही है। अपवर्तन के कारण ही मतलब जो है मरीचिका दिखाई देती है, जिसके कारण हमें एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये पेड़ जैसे नीचे एक तालाब है जल का और उसमें जो है वो ऊपर मतलब पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है। वो एक भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, जो रेत उड़ती है या रेत की जो कण होते हैं जिनके कारण विरल और सघन माध्यम बन जाता है, और एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जैसे यहाँ कोई तालाब है और उसमें एक पेड़ लगा हुआ है जो उल्टा दिखाई देता है। तो उसी को जो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसको मरीचिका कहते हैं।
इसी तरह हीरा क्यों चमकता है, तो ये तो मालूम है कि हीरा से जब प्रकाश की ये जो वायु की किरणें जब बाहर निकलती हैं, मतलब हीरे से जब प्रकाश की वायु जो है वायु की जो किरणें हैं, मतलब वायु के माध्यम से जो किरणें बाहर निकलती हैं, तो उसका क्रांतिक कोण 2.42 से कम होता है, यानी बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें लगातार क्या है, परिवर्तन होता रहता है। और जिसके कारण होता क्या है कि जो ये आपका है, यदि आपतन कोण 2.42 से कम हो जाए, क्योंकि हीरे का परिवर्तनांक मतलब वो क्या होता है कि उसको जो ये आपका है हीरा क्यों चमकता है, तो बताया गया कि हीरे में जब वायु की किरणें जो है निकलती हैं, मतलब टकराती हैं, उस पर पड़ती हैं, तो वायु के माध्यम से जब प्रकाश किरण हीरे पे पड़ती हैं, तो उस समय उसका क्रांतिक कोण क्या होता है, 24 डिग्री से कम होता है। यदि आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाए तो वो किरणें जो है क्या होते हैं, तभी वो अंदर से प्रकाश बाहर की ओर आता है। ये प्रकाश कुछ ही दिशाओं से बाहर की ओर निकल पाता है, जिसके कारण हमें हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ये भी जो है अपवर्तन ही है, क्योंकि इसमें भी जो है किरण जो है क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है हीरे का परिवर्तन 2.42 है, लेकिन क्रांतिक कोण जो बनता है, क्रांतिक कोण बताया गया था कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसको उस बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे साइन सी से कहते हैं। तो इसी प्रकार ये बताया गया कि हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि हीरे में जब वायु की किरणें हीरे से होकर के निकलती हैं, प्रकाश की किरणें वायु के माध्यम से, तो उसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री से कम होता है, जिसके कारण वो जो है प्रकाश अंदर कई तलों पर टकराता है, और जब आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तो उन्हीं तलों से वो प्रकाश बाहर की ओर आता है। ये प्रकाश कुछ ही दिशाओं से, कुछ ही तलों से विशेष रूप से निकलता है, जिसके कारण हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी संबंधित कई चीज़ें हैं, जैसे कि पानी का सिक्का जल में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको मालूम है कि जब हम नेत्र से देखते हैं तो हमारा विरल माध्यम और जल क्या है, सघन माध्यम है, लेकिन जब सिक्के को देखते हैं तो सिक्के से जो आने वाली किरण, क्योंकि आप तली में जैसे एक गिलास लीजिए, गिलास में आप सिक्का डाल दीजिए तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा, क्योंकि जो किरणें हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, जिसके कारण जैसे ये गिलास पे है, ये सिक्का आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो नेत्र है इस पर जो किरण आ रही है, ये किरण इस पे टकरा रही है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो ये सिक्का क्या है, ऊपर आ जाएगा और उठा हुआ दिखाई देगा, डैट डैट डैश, तो वो क्या हो गई, आभासी गहराई हो गई। ये क्या है, वास्तविक गहराई प्रतीत हो रही है। तो प्रकाश किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती तो अविलंब से दूर हट जाती, जब अविलंब से दूर हट जाएगी तो वो सिक्का क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार जल में डूबी हुई जो है पेंसिल की एक गिलास या कोई पॉट बर्तन है, उस पर आपने, तो जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाती तो अविलंब से दूर हटती, ये बताया गया। उसके बाद जो आपका ये जैसे एक गिलास या आप कोई पॉट लिया, उस पर आपने पेंसिल रख दी, तो आपको कोई छड़ या पेंसिल जो है जल में डूबी हुई थोड़ा सा, जब जो डूबी होती है तो थोड़ा तिरछा दिखाई देती है। उसका कारण भी अपवर्तन है, क्योंकि वो भी जो है किरण आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जिसके कारण वो अविलंब से दूर हटती है और थोड़ा सा आपको ये लगता है कि छड़ मुड़ी हुई है या पेंसिल मुड़ी हुई है, तो वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तन के उदाहरण है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और फिर जो है सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या रात्र में तारे का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है तो वो तो आपका हीरे का मतलब जो है हीरा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। एक पहली शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी इसमें है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और किस दर्पण की ऋणात्मक होती है। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ये बताया जा चुका है, अनंत होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगी। इसी संबंधित जैसे कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि एक पूछा गया कि आप जैसे 2 मीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जब मीटर में पूछे तो आपको मीटर वाला सूत्र लगाना है। लेंस की क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से। P बराबर 1/f हो गया। ये किसमें है, मीटर पे। 2 मीटर दिया है, तो किसी लेंस की पूछा है ना, अगर अवतल लेंस की
फोकस दूरी पूछा होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो उसमें केवल 2 रखेंगे क्योंकि वो प्लस होता है। तो फोकस दूरी जैसे मान लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या रखोगे, -2। इसको आप भाग दोगे 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5, तो -0.5 ये क्या आएगा, इसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे लिखते हैं, D से, तो P बराबर इतना आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी होती, उत्तल लेंस की दी होती, तो आप क्या करते हैं, P बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 100/f रखोगे, मीटर में दिया है तो 1/f रखोगे, और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f रखोगे, तो 100 रख दोगे। अब फोकस दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 रख दोगे। उत्तल लेंस है तो 25 केवल रखेंगे, ठीक है। अगर अवतल लेंस होता तो -25 रखते, तो 100/25, 25 चौको 100, ये क्या आ गया 4। तो 4 डायोप्टर क्या आया, लेंस की क्षमता। लेकिन यहाँ पर क्या है, +4D दिया है, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वो प्लस का ही माना जाता है। 4D दिया है तो उत्तल लेंस है, ठीक है। माइनस में दिया है तो अवतल लेंस है। जैसे मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इतना दिया है, तो -5 डायोप्टर दिया है, तो लेंस की प्रकृति बताइए, तो आपको पहचानना लेंस कौन सा होगा। तो -5 डायोप्टर है तो आपको हल नहीं करना, केवल आपको प्रकृति बताना। माइनस है तो अवतल लेंस होगा, तो आप आंसर में लिखोगे अवतल लेंस। और अगर माइनस नहीं लगा, केवल 5 डायोप्टर लिखा है, तो क्या लिखोगे, उत्तल लेंस लिखोगे, ठीक है। इसी तरह एक सवाल और पूछा जाता है इसमें कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो आपको क्या करना है, पहले आप, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की वो वस्तु की लंबाई भी दी है, तो इसमें आवर्धन वाला भी सूत्र लगेगा, लेकिन पहले आप क्या निकालोगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो लेंस सूत्र होता है 1/f 1/b -1/u, ये लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको बताया गया 1/f बराबर 1/b प्लस होता है, वो दर्पण में लगता है, लेंस में माइनस लगता है। यहाँ पर देखिए पूछ कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, तो 1/b ले आइए इधर, पक्षांतर कर दीजिए 1/f + 1/u। फोकस दूरी दी है कितनी है, 20। कौन सी लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में आपको क्या रखना, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है, 20, तो +20 रखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस माइनस, ये जो है u क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पर -30 रखेंगे। फिर यहाँ पर 20 रखोगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 30 रखोगे, एलसीएम लोगे 60 आएगा। यहाँ पर 20 क्या 60, 3 आया, फिर माइनस ये कितनी 2 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 1/60 आएगा। अब देखिए प्लस का ज़्यादा है, 1/60 आया, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया, प्रतिबिंब, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। फोकस दूरी प्लस में थी, b कितने में आएगा, प्लस में आएगा। फिर करेंगे क्या, इसमें आपको करना क्या है, वो निकाल लोगे आवर्धन I/O बराबर, क्योंकि लेंस है B/U, माइनस नहीं होगा, अगर दर्पण होता तो माइनस होता। I आपका पूछ रहा है, O क्या है, O दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबी, बराबर B कितना दिया है 60, फिर U कितना दिया है 30, -30, ये प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 30 दूनी 60, 2, तो ये आ जाएगा 10, माइनस का 10 आएगा, तो I बराबर क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, ठीक है। आपको ये मालूम हो गया कि ये जो है आपका प्रतिबिंब कितना आया, 60 सेंटीमीटर, और I कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है उससे क्या है, बड़ा है, यानी माइनस में है, तो माइनस के लिए क्या होता है, वास्तविक, फिर वास्तविक के लिए क्या होता है, उल्टा। फिर यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर है, 5, ये कितने सेंटीमीटर है, 10, तो क्या है, बड़ा है ना, तो वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार ये सवाल लगाए जाते हैं।
तो इस तरह हर कंडीशन को आपको समझना है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, अगर अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है तो सबके मान माइनस में होंगे। उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है तो U का मान माइनस में होगा, बाकी सबके मान प्लस में होंगे। ठीक है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है और उसमें आपको लेंस में लेंस की क्षमता निकालनी होती है। एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेता तो एक डायोप्टर क्या होता है, यदि क्योंकि आपको मालूम P बराबर 1/f होता है, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, फोकस दूरी क्या हो 1 मीटर हो, ठीक है। अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता ये क्या कहलाती, एक डायोप्टर कहलाती। तो ये परिभाषा हो गई। यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, कोई भी लेंस हो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या कहलाती, एक डायोप्टर कहलाती। ठीक है। इसी तरह ये सभी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। ये आपका पार्ट खत्म हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स का पहला लेसन था जिसमें प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन दोनों बताए गए हैं। परावर्तन दर्पण में होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। और इसके सभी न्यूमेरिकल्स और सभी इमेज जो परिभाषाएं NCERT की जो बुक्स में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो सभी आपको भेजे जा चुके हैं। इनको आपको नोट करना है और याद भी करना है। अब जो आपका अगला वीडियो दिया जाएगा वो आपका नया पार्ट होगा, मानव नेत्र, ह्यूमन आई एवं रंग बिरंगा संसार, कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट जो है आपको जो दिया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट के बारे में वीडियो भी दिया जाएगा और उसका इमेज दिया जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये वीडियो में जितना रह गया था वो शेष आपको समझाया गया है, बाकी जो लिखा है उससे आप समझ सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। कितने मिनट